हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एसबीआई की एक और वैकेंसी आ चुकी है, जी एसबीआई क्लरिकल की, जिसको एसबीआई जूनियर एसोसिएट बोला जाता है। ठीक है, तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए, इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त 2025। ठीक है। तो आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, सब कुछ इन्हीं डेट्स के बीच में फाइनलाइज कर लेना है। ठीक। उसके बाद देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे वो अभी तो एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, बट टेंटेटिव डेट है सितंबर 25, और मेंस एग्जाम जो होंगे वो नवंबर 25। मतलब मोटा मोटी मेंस, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो तो हमारे मेंस के मार्क्स पे ही होता है। तो मेंस के लिए हमारे पास अभी हाफ अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, मतलब थ्री ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है। ठीक है। तो मुझे लगता है 3 मंथ्स सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले से भी प्रिपरेशन हमारी चालू है। तो 3 महीने काफी है, इनफ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है वैकेंसीज। तो वैकेंसीज इस बार अच्छी आई हैं। मतलब अगर टोटल वैकेंसीज देखी जाए तो 5180 है। बाकी इसको कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे दी गई हैं। तो जो भी जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहता है वो अपने स्टेट की वैकेंसी देख सकता है। बाकी इसमें देखिए, जो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक इसमें प्रीलिम्स होगा, फिर एक मेंस होगा, और फिर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक। ये देखिए, ये उन बच्चों के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपने यूपी से अप्लाई किया, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो होती है हिंदी। ठीक। तो मान लीजिए मैंने 10th या क्लास 12th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो मुझे इस एग्जाम से की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने यूपी से अप्लाई किया है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज चाहिए, और ये 10th या 12th में मेरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो मेरा फिर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा प्रीलिम्स और मेंस के बाद। क्योंकि देखिए बेसिकली उसलिए इसलिए है ना कि जैसे क्या होता है, बच्चे मान लीजिए है किसी और स्टेट के, स्टेट 1 के हैं, लेकिन स्टेट 1 में जो वैकेंसी आई है वो 10 है, और स्टेट 2 कोई दूसरा स्टेट है जहाँ पे वैकेंसी 100 आई है। तो कभी क्या हो जाता है, बच्चे बहुत एकदम सिलेक्शन के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो फिर उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। तो वो बस देखते हैं कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे चांसेस ज़्यादा, तो बस वो उस स्टेट से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए आप यूपी के हैं, आप उड़ीसा से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज है उड़िया। अब क्या है, आपने उड़िया ना 10th में पढ़ी होगी ना 12th में पढ़ी होगी। ठीक। जनरल केस की बात, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है। जनरल केस में आपने 10th 12th में नहीं पढ़ी होगी, तो आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपसे उड़िया पढ़वाई जाएगी, लिखवाई जाएगी, या जो भी इनका अपना प्रोसेस होगा वो। खैर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है आगे कि जो इनका ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन हैविंग द स्टेट विल हैव टू अपीयर फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट द पैटर्न। देखिए टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो एक होगा, नॉन वर्बल टेस्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव 3 पैसेजेस होंगे, उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव भी 3 पैसेजेस होंगे, उसमें 15 मार्क्स के होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 15 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ये 5 मार्क्स का होगा, ये 15 मार्क्स का होगा, टोटल ये 20 मार्क्स का पेपर होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और एक बात का ध्यान और रखना है, ये 2018 के बाद से चेंजेस हुए हैं। क्या होता था, देखिए पहले क्या होता था, हमने मान लीजिए हम किसी ए स्टेट के कैंडिडेट हैं, स्टेट बी में वैकेंसी ज़्यादा आई, दोनों जगह की लोकल लैंग्वेज सेम है, होती है बहुत जगह की, जैसे मान लीजिए यूपी है,
बिहार है, दिल्ली है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो अब मान लीजिए अगर दिल्ली में वैकेंसी ज़्यादा आती है, यूपी में कम आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूपी दिल्ली से अप्लाई करूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में मैं ट्रांसफ़र लेके घर चलाऊँगा, ठीक? क्या हुआ? फ़ायदा हुआ मेरा, बहुत फ़ायदा हो गया। मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मुझे घर की पोस्टिंग भी मिल गई, ठीक? ऐसा बहुत हुआ। उसके बाद फिर एक प्रोविज़न आया, देखिए यहाँ से पढ़िए। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। जिनका भी रिक्रूटमेंट होगा उनका इंटर सर्किल, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, नेवर इन लाइफ, ठीक? आप लाइफ टाइम जब तक आप क्लरिकल कैडर में रहते हैं, मतलब जब तक आप क्लर्क रहते हैं, मान लीजिए आपने प्रमोशन ले लिया, देन यू विल बी एलिजिबल, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? However, intra-state transfer between two circles situated in the same state, that is Delhi Circle and Chandigarh Circle in Haryana state only. Delhi Circle and Lucknow Circle in UP state only. And Mumbai Metro Circle and Maharashtra Circle in Maharashtra state only will be permitted. मतलब देखिए, स्टेट सेम स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो बात वही है, फिर इसका कोई फायदा है नहीं। मेन वैकेंसीज होती थी अलग अलग स्टेट में, जब अच्छी वैकेंसीज आती थी तब हम मोस्टली प्रेफर करते थे इंटर स्टेट जाना। अब इतनी प्रॉब्लम की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो एक लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करें कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, और दूसरा ये इंटर सर्कल ट्रांसफर का खास ध्यान रखेंगे, ठीक? क्योंकि वो होने वाला है नहीं, एटलीस्ट जब तक आप अपना कैडर चेंज नहीं करते, जब तक प्रमोट नहीं होते, ठीक? तो प्रमोशन में भी मिनिमम आपको 3 इयर्स तो लगने ही है, मैक्सिमम कितना भी लग सकता है, 6 to 10 इयर्स, ठीक? तो इतना मान के चले कि इतना आपको दूसरे सर्कल में कम से कम सर्व करना होगा, फिर आप प्रमोट होंगे उसके 5 साल बाद, समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए ये क्या चल रहा है 2025, ठीक? 2025 में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक? 26, 27, 28, 2029 में जो रिजल्ट आया टीओजे एमजीएस का, उसमें आप प्रमोट हो गए, ठीक? ये हुआ 3 साल। इसके बाद अब आपको एज एन ऑफिसर 5 इयर्स उसी सर्कल में सर्व करना है। तो ये तो बेस्ट केस की बात है कि एग्जैक्टली 3 साल कंप्लीट होता है, आपका प्रमोशन हो जाए तब। ये भी तो हो सकता है कि उस साल आपका प्रमोशन ना हो, फोर्थ ईयर में हो, फिफ्थ ईयर में हो। तो देखिए, ये 5 साल प्लस ये 3 साल, मतलब मिनिमम 8 साल आपको अपने सर्कल में आने को नहीं मिलेगा, जो मिनिमम 8 इयर्स है, ठीक? तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप इस चीज से ओके हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर आप बिल्कुल जिस स्टेट से चाहें, मतलब आप लोकल लैंग्वेज वाली कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी वैकेंसीज की बात हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो ध्यान देना था। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ वैसा ध्यान देने वाली बात है नहीं। जो मेन डिस्कस करने वाली चीज ये थी, बाकी 2-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद प्रिपरेशन के लिए आपकी वीडियोस चैनल पे आएंगी, वो ज़रूर देखिएगा। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा चैनल नया है तो अभी सब्सक्राइबर्स वगैरह कम है, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसके बाद है देखिए, तो ये एक एज देख लेंगे। एज आपकी लाई करनी चाहिए 2/4/1997 से 1/4/2005 के बीच में। अगर आपकी एज डेट ऑफ बर्थ इसमें है, मतलब इस रेंज में लाई करती है, तो आप एलिजिबल है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक? ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 10, 13, 15, ठीक है? तो ये एक चीज हो गई, एज की बात हो गई। उसके बाद यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है। ग्रेजुएशन इज recognized qualification by the central government having a integrated degree certificate should be date of passing on or before। देखिए, जो भी आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होगा या डिग्री होगा वो 31 दिसंबर 2025 तक का हो सकता है, मतलब ऑन और बिफोर। इसके बाद का जहाँ 1/1/26 भी हुआ तो वो मतलब आप एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए। अगर आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं फिर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे डिबार कर दिए जाएंगे, ठीक? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट अब चीज है इस पेपर को।
अप्लाई और फिल करने के लिए इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में आ जाएँगे, 2 फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और जो मेंस होता है वो हमारा मेरिट लिस्ट उसके बेसिस पे बनती है। प्रीलिम्स का पैटर्न सेम है, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट, मैथ और रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, सॉरी 35 मार्क्स कम 40 मिनट्स 20 मिनट्स ईच। ठीक है। पेनल्टी मार्क्स होगी 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन्ड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 25% की माइंड नेगेटिव मार्किंग होती ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि कम से कम जो भी वैकेंसीज उसके 10 टाइम्स बच्चे प्रीलिम से मेंस में सेलेक्ट होंगे। ठीक है। मान लीजिए 200 सीटें मेंस में, तो टोटल प्रीलिम्स में पास करेंगे 2000 स्टूडेंट्स। समझ गए? ठीक। अब मेंस एग्जाम का पैटर्न होगा जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। जीए में 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर। ठीक है। इनके रिस्पेक्टिव टाइमिंग से है। टोटल 190 सवाल होंगे 200 नंबर के और पेपर का कंबाइंड टाइमिंग होगा 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है। उसके बाद एक चीज का और ध्यान देना है, जो मेंस के कंपैरिजन में इसमें डिफरेंस है वो है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा इसमें। जो इसका मार्क्स आएगा वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, एक चीज ये बताई गई है कि जो एसबीआई के एसोसिएट्स है, देखो ट्रेनी अप्रेंटिसेस यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ एसबीआई आर गिवन वेटेज इन द मेन मार्क्स बाय अवॉर्डिंग 2.5 परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम दैट इज 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक। ट्रेन्ड अप्रेंटिसेस क्या होता है, एक वैकेंसी आती है एसबीआई की अप्रेंटिस की। ठीक है। जैसे आपकी ये वैकेंसी एसबीआई जूनियर एसोसिएट है, वैसे ही एसबीआई अप्रेंटिस की एक वैकेंसी आती है। ठीक। तो उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ था और जिन्होंने सर्व किया हुआ है एसबीआई में, ये बस उनके लिए है। ठीक। ट्रेन्ड अप्रेंटिस, तो जो अप्रेंटिस में अप्लाई किया था, क्वालिफाई किए थे बच्चे, वो अगर इस फॉर्म को फिल करे तो उनके लिए एक ही एडिशनल एडवांटेज है 5 मार्क्स का। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो 105 मार्क्स स्कोर करते हैं अपने रिटन एग्जाम में आउट ऑफ 200, तो उनका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 110 नंबर का आउट ऑफ 200। ठीक है। ये 5 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा उनको। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो ध्यान रखने वाली थी। बाकी तो वही सारी चीजें, फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसके लिए जिसको जो भी डाउट्स होंगे वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेगा। बाकी यहाँ पे सेंटर की लिस्ट, एग्जाम सेंटर की, कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। उसके बाद ये गाइडलाइंस है फॉर्म फिल करने की। ठीक। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है यहाँ पे दिया हुआ एक हाउ टू अप्लाई करके। अब लॉग इन करेंगे एसबीआई की वेबसाइट पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे, उसके बाद एडवर्टीजमेंट रीड करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक। सब लोग एक बार नोटिफिकेशन देख लेंगे। बाकी इतना ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। उसका रिप्लाई वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हमारे लाइक और शेयर करिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।